यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है, भूगोल के अंतर्गत अपन पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के धरातल का जो अध्ययन करते हैं तो अपन केवल सरफेस यानी ऊपरी सतह का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि पृथ्वी के जो आंतरिक जो संरचना है उस आंतरिक संरचना का भी अध्ययन करते हैं। क्योंकि मानव की जो जिज्ञासा है वो ये है कि पृथ्वी जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और उसकी जो है आंतरिक संरचना कैसी है। तो ये जो जिज्ञासा का जो प्रश्न है वो अपने को सबसे पहले अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस आंतरिक संरचना यानी वो जो किन किन तत्वों की बनी है, उनका जो अवस्था है वो ठोस है या तरल है या फिर लचीली है, इस प्रकार की हैं। यानी किन किन तत्वों का उससे उनका निर्माण हुआ है, वो संरचना कैसी है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो उसको अपन आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो पता जो है अपने को कौन कौन से स्रोतों से या स्रोत जो है उससे अपने को जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति एवं आयु के समय ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं बनावट के विषय में विद्वानों में पर्याप्त भेद हैं। क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य न होने के कारण सदैव से ही जिज्ञासा का विषय रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में भी मानव मस्तिष्क में ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं जिनका सही समाधान हमारे भूवैज्ञानिकों के पास नहीं है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के पदार्थ हैं, यानी पहला जो प्रश्न जो है वो यानी जिज्ञासा यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के पदार्थ हैं, उसकी भौतिक तथा रासायनिक संरचना किस प्रकार की हैं, यानी वो जो तत्व हैं उनकी भौतिक एवं रासायनिक संरचना किस प्रकार की हैं। अगला जो प्रश्न है जो उठता है वो क्या पृथ्वी अंदर से ठोस है या द्रव है अथवा गैसीय अवस्था में है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आज भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को केवल अपन अनुमान के आधार पर ही जो इसका पता कर सकते हैं। बाकी जो प्रत्यक्ष जो अंदर जाके उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। क्योंकि भले मानव ने कितना ही वैज्ञानिक तकनीकी या प्रगति कर ली है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग तक उसकी पहुंच अभी भी नहीं है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें आज तक जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वह ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपी तरंगे, पृथ्वी का धसाव तथा मानवीय गतिविधियाँ, उन गतिविधियों में जैसे कुआं, खदान तथा सछिद्रों आदि से मिलती हैं। विश्व की सबसे अधिक गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान है, जिसकी गहराई 4.86 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर है। यानी जो पृथ्वी के जो केंद्र की जो दूरी है उस दूरी के अनुसार देखा जाए तो नगण्य है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो केंद्र है वो जो है 6,371 किलोमीटर के लगभग है। तो यानी इसके संदर्भ में अपन देखें तो 5 किलोमीटर जो है लगभग वो बहुत ही नगण्य दूरी है। तो आधुनिक यंत्रों से खनिज तेल प्राप्ति के लिए खोदे गए कुएं भी 12 से 14 किमी से अधिक गहरे नहीं हैं, जो पृथ्वी के धरातल के केंद्र यानी 6,371 किमी की गहराई की तुलना में नगण्य ही कहा जाएगा। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान अत्यंत सीमित है। सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। यानी ये जो भी साधन हैं उनको मुख्य रूप मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला जो है वो है, ये आप चित्र देख सकते हो, ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। तो यानी ये जो ऊपर से अपन नीचे गहराई तक जाते हैं तो 6,371 किलोमीटर की गहराई पृथ्वी के केंद्र तक है। यानी यहाँ तक जो है पृथ्वी के केंद्र तक, यानी धरातल से अपन अंदर की तरफ जाएंगे तो 6,371 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, तब जाके पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी वहाँ अपने को मिलेगा। तो इतनी गहराई में जाना असंभव सा है।
तो ये जो 3 जो साधन हैं, उन साधनों में देखें अपन तो कौन कौन से जो साधन हैं जिससे पृथ्वी के बारे में जो जानकारी अपने को मिलती है। तो पहला जो है वो है प्राकृतिक साधनों के आधार पे पृथ्वी की संरचना। अब प्राकृतिक जो साधन है, प्राकृतिक साधनों के आधार पे अपन देखें तो प्राकृतिक साधन जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले जो है घनत्व। इसको वापस जो अलग अलग वापस 3 और अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है प्राकृतिक साधनों के आधार पे। तो पहला जो है वो है डेंसिटी या घनत्व। तो 1686 में न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन करते हुए बताया कि प्रकृति में प्रत्येक 2 कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके योगों के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो इस आधार पे अपन देखें तो यानी जो पृथ्वी जो है वो उसकी जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की हैं, तो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद में अपन देखें दूसरा जो पेज, तो इसमें अपन देखेंगे तो यानी इस सिद्धांत के आधार पर 1774 में पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 आंका गया। महाद्वीपों की ऊपरी सतह का घनत्व 2.7 है तथा जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक भागों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका घनत्व बढ़ता जाता है। लगभग 400 किमी की गहराई पर 3.5 तक ही रहता है और 2900 किमी की गहराई पर यह 5.6 तक पहुंच जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के क्रोड़ की सीमा प्रारंभ होती है। इस सीमा पर पहुंचकर घनत्व अचानक बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और ये 9.7 तक पहुंच जाता है। यानी जो पृथ्वी का जो घनत्व है वो जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं उसका घनत्व क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसके बाद घनत्व एक समान गति से बढ़ता है और पृथ्वी के केंद्र पर यह 11 से 12 तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में विशेषकर अधिक गहराई पर घनत्व के संबंध में विद्वानों में भारी मतभेद हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में, विशेषकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्वानों के मतों में मतभेद हैं। बुल्लन तथा सुबोतिन के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 17.9 तक ही हो सकता है, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया है 17.9 तक। इसके अतिरिक्त बुलार्ड तथा बर्च ने भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व संबंधी विभिन्न विचारों को प्रकट किया है, जो इस डायग्राम में आप देख सकते हो। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व की यानी अधिकता के संबंध में विद्वानों के ने 2 मत व्यक्त प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए हैं। पहला जो है वो आंतरिक भाग में स्थित चट्टानों द्वारा दबाव पड़ता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थित जो चट्टान है उसके द्वारा जो दबाव पड़ता है उससे क्या होता है, वो दबाव धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ता जाता है। दूसरा जो है वो पृथ्वी का क्रोड़ ऐसी चट्टानों को बना है जिनका घनत्व अधिक होता है, यानी दूसरा जो को क्या है, पृथ्वी का जो क्रोड़ है वो ऐसी चट्टानों से बना हुआ है जिनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद में अपन देखें तो पृथ्वी का अंतरतम निकिल तथा लोहे यानी निकिल और फेरस यानी आयरन यानी जिसको अपन निफे कह सकते हैं से बना हुआ माना जाता है। इन पदार्थों का घनत्व अधिक होता है। इस मत के पक्ष में अधिकांश विद्वान एक मत हैं तथा इस मत के पक्ष में 2 प्रमुख मत है, जिसमें पहला जो है पृथ्वी एक महान चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हैं, जिससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग चुंबकीय धातु लोहा तथा निकिल का ही निर्मित है। दूसरा जो है वो है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाली उल्काओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उनके निर्माण में भी लोहे तथा निकिल जैसे भारी पदार्थ की प्रधानता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति तथा उसकी आंतरिक संरचना उल्काओं जैसी ही है, अतः पृथ्वी के अंदर भी लोहा तथा निकिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक स्रोतों में जो है पहला जो है वो घनत्व, उसके बाद में दूसरा जो है वो है दबाव। यानी घनत्व के आधार पे देखा जाए तो आपने देखा है, यानी इसमें जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपरी सतह से अंदर की ओर जाते हैं तो घनत्व में निरंतर वृद्धि होती जाती है। दूसरा जो है वो है
प्राकृतिक स्रोतों में दबाव या जिसको हम प्रेशर कह सकते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को दबाव कहते हैं। यानी दबाव किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर, कोई भी स्थान हो सकता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, यानी कितना? 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। दबाव और घनत्व में अनुकूल संबंध पाया जाता है। यानी दबाव ज़्यादा होगा तो घनत्व भी ज़्यादा होगा, यानी अनुकूल, या दबाव कम होगा तो घनत्व भी कम होगा। दबाव और घनत्व में अनुकूल संबंध पाया जाता है। प्रारंभ में यह माना जाता था कि भूपटल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों को भार एवं दबाव बढ़ता जाता है, यानी भार भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के क्रोड़ में, क्रोड़ का मतलब पृथ्वी का केंद्र, ये अपने को ध्यान रखना है, बार बार ये शब्द आएगा, पृथ्वी का क्रोड़। तो यानी क्रोड़ का अर्थ अपने को निकालना है पृथ्वी का केंद्रीय भाग, या जिसको हम केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। केंद्र में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद दबाव के अधिक होने पर भी घनत्व नहीं बढ़ता है, चाहे उस पर दबाव कितना भी अधिक क्यों न हो। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी के अंतरतम या कोर का अधिक घनत्व दबाव से न होकर के ऐसे पदार्थों से जिनका घनत्व और भार अधिक है, ठीक है। यानी ये जो दबाव जो है एक सीमा तक, यानी एक लास्ट सीमा तक होगी, उसके बाद में उसके ऊपर कितना ही दबाव पड़े तो उसमें कोई परिवर्तन या इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब जो है तीसरा जो है वो टेम्परेचर, या जिसको अपन तापमान कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोतों में। पहला हो गया था घनत्व, दूसरा दबाव, और तीसरा है तापमान या टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे जाते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, यानी सूर्य से इसके उत्पत्ति के बारे में अपन ने पिछले सिद्धांत देखे हैं, तो अधिकांश जो विद्वान मानते हैं तो इसका क्या है, वो धीरे धीरे ठंडी हुई। इसका मतलब पृथ्वी जो है आंतरिक भाग वर्तमान में अभी भी क्या है, गर्म है। तो वो जो है गर्म होगा तो वहाँ के जो पदार्थ जो होंगे वो क्या है, पिघली हुई अवस्था में होंगे। तो यानी इससे अनुमान लगता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव्य अवस्था में होना चाहिए, यानी टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। यानी तापमान के आधार पर अपन देखें तो सामान्यतः पृथ्वी के भीतरी भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। सामान्य रूप से तापमान में वृद्धि की ये दर, ये अपने को जीके का प्रश्न ध्यान रखना है। यानी पृथ्वी के जो सतह से नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। कितना? प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होती है। इस दर से 50 किमी की गहराई पर यह 1200 से 1800 सेंटीग्रेड या सेल्सियस तथा क्रोड़ पर 2 लाख सेल्सियस तापमान होना चाहिए। परंतु वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर कम होती जाती है। यानी जो गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लेकिन तापमान तो बढ़ता है, लेकिन इनकी जो दर जो है वो दर में क्या है, कमी होती जाती है, ठीक है। तो धरातल से 100 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी और उसके नीचे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी की दर से तापमान में वृद्धि होती है। इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड़ का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और केल्विन ने 1897 में पृथ्वी के जन्म के उसके तापमान का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, तथा उनका मत था कि पृथ्वी के जन्म के समय इसका तापमान क्या था, 6000 डिग्री सेल्सियस था, जो भूपृष्ठ आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व ठंडा होकर ठोस अवस्था में आया। केल्विन के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी बहुत अधिक गर्म है। केल्विन के अनुसार क्या है, पृथ्वी का वर्तमान में जो भी है, केल्विन के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग वर्तमान में भी बहुत अधिक गर्म है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान इतना अधिक है कि उस तापमान पर कोई वस्तु ठोस अवस्था में नहीं रह सकती है। कोई भी जो वस्तु है वो ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा मात्रा में है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं नहीं रह सकती। अतः पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव्य अथवा गैसीय अवस्था में होना चाहिए। पृथ्वी का जो आंतरिक जो भाग है वो क्या है, द्रव्य अथवा ठोस गैसीय अवस्था में होना चाहिए। परंतु पृथ्वी के अंदर जाने पर दबाव बढ़ता है, और दाब के बढ़ जाने से वस्तुओं का गलनांक भी क्या है, ऊंचा हो जाता है। अतः आंतरिक भाग को ठोस अवस्था में होना चाहिए, यानी वो जो है गलनांक भी बढ़ता जाता है तो ऊंचा होता जाता है। तो इससे क्या है, प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ है कि प्रत्येक पदार्थ के लिए एक क्रांतिक तापमान यानी क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। यदि तापमान क्रांतिक से अधिक हो जाए तो चाहे कितना भी दबाव बढ़ जाए
वस्तु ठोस अवस्था में नहीं रह सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव अथवा गैस अवस्था में है। 20वीं शताब्दी में रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज, यानी 20वीं शताब्दी में जो है रेडियो एक्टिव जो पदार्थों की जो खोज हैं, उन रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज के बाद में खोज ने ताप संबंधी नए तथ्यों को उजागर किया है। इन पदार्थों में विखंडन से ऊष्मा की प्राप्ति होती है और रेडियो एक्टिव पदार्थ भूपटल पर अधिक मात्रा में एवं भूगर्भ में कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है भूपटल पर तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और भूगर्भ में कम मात्रा में पाए जाते हैं। अतः भूपटल के नीचे अधः स्तर या सबस्ट्रटम में अधिक ताप के कारण संवहन धाराएं यानी कॉन्वेक्शनल करंट्स उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अधः स्तर के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ की कमी है, अतः भूगर्भ कठोर पटल के रूप में स्थिर रहता है जहां संवहन धाराएं सक्रिय नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला, यानी प्राकृतिक स्रोतों से जो अपने को जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधी सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपन ने पिछले जो सिद्धांत देखे हैं, जिसमें जेम्स का ज्वारीय सिद्धांत और बिग बैंग थ्योरी, तो उसमें से भी अपने को जो है पृथ्वी या अन्य जो तारों से जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो अपने को विचार जो विद्वानों ने दिए, तो उससे अपने को स्पष्ट लगता है कि पृथ्वी जो है वो पहले क्या है, गर्म अवस्था से ठंडी हुई है। अतः पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वर्तमान में क्या होना चाहिए, वो गर्म होना चाहिए और वो द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यदि इस उत्पत्ति से संबंधित विचारधाराओं के आधार पर देखा जाए तो एक जटिल प्रश्न के रूप में सामने आता है, क्योंकि इसके आधार पर उसके मूल रूप को ठोस, यानी मूल जो रूप है वो क्या है, ठोस या सॉलिड, तरल या लिक्विड या वायु यानी डस्ट, तीनों ही आधार पर निर्मित बताया गया है। ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी को ठोस, यानी ग्रहाणु जो परिकल्पना है चैम्बरलेन की, उस ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो है वो पृथ्वी को ठोस ग्रहाणु के एकत्रीकरण के फलस्वरूप निर्मित माना है। अतः पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस होना चाहिए। 1919 की जो ज्वारीय परिकल्पना है टाइडल हाइपोथेसिस के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से निकले ज्वारीय पदार्थ से निर्मित मानी गई है। अतः पृथ्वी का अंतरतम भाग तरल अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार क्या है, पृथ्वी का अंतरतम जो भाग है वो तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना वायु निहारिका से निर्मित बताई है। फिर भी लाप्लास ने पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था या तरलावस्था में माना है। इसके विपरीत 1796 में निहारिका परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति गैस निर्मित निहारिका से मानी गई है। इस आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग वायवीय होना चाहिए। जॉलप्रिटज तथा रिटर ने पृथ्वी का केंद्रीय भाग गैस निर्मित माना है। किसने, रिटर और जॉलप्रिटज ने पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या माना है, गैस निर्मित माना है। इसके अतिरिक्त द्वैत परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, डॉक्टर बोन विसेकट की परिकल्पना, ऑटो श्मिट तथा सीफिड आदि ने भी पृथ्वी जो है पृथ्वी की जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के आधार पर अपन देखें तो इसका जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो इसमें अपन ने देख लिया है। तो इसके बाद में अपन देखें तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, द्रव अथवा गैस अवस्था में होना चाहिए। और 20वीं शताब्दी के जो रेडियो एक्टिव है इस सिद्धांतों के आधार पर भी अपन ने देख लिया है। ठीक है, तो अब जो है अपन देखेंगे कि जो है का विचार है कि इतनी गहराई पर दबाव के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में हैं, क्योंकि दबाव के कारण इनका गलनांक ऊंचा हो जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में दरारें अधिक पड़ जाने से भीतरी चट्टानों के ऊपर दबाव में कमी आ जाती है, जिससे उनका गलनांक कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप भीतरी चट्टानें पिघलकर ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर
आ जाती हैं। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कोई निश्चित ठोस जो है वो प्रमाण अपने को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अब जो है प्राकृतिक साधनों में जो देखें अपन, तो प्राकृतिक साधन या नेचुरल सोर्सेज में जो ज्वालामुखी के बाद में जो है अपन जो भूकंप भी हैं, जो भूकंप जो हैं भूकंप से भी अपने को इसकी जो तरंगें जो उत्पत्ति होती हैं, उन तरंगों के आधार पे जो नवीनतम जो विचार हैं उसके आधार पे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विचार व्यक्त किए गए। तो प्राकृतिक साधनों में अपन देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए दो प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला जो है वो ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा जो है वो भूकंपीय तरंगे। अब ज्वालामुखी उद्गार पर आधारित प्रमाण जो है, तो यानी इसमें अपने को सबको विदित है, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग से क्या है, जो लावा जो निकलता है वो द्रव अवस्था में यानी तरल अवस्था में होता है। इसका मतलब जो पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो तरल अवस्था में होना चाहिए। यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय अत्यधिक मात्रा में लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर धरातल पर फैल जाता है। कभी कभी यह लावा धरातल पर आने में असमर्थ होता है और भूपटल की दरारों में ही जम जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तरल लावा हमें यह मानने पर विवश करता है कि भूगर्भ में एक परत ऐसी अवश्य पाई जाती हैं जो द्रव अवस्था में रहती हैं, जिसे मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर कहते हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिक पृथ्वी के इस भाग को द्रव अवस्था में मानते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी स्रोत का जो स्रोत हैं वो 40 से 60 मीटर की जो यानी गहराई पर हैं, यानी कि किलोमीटर की। कुछ विद्वान का विचार है कि इतनी गहराई पर दबाव के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि दबाव के कारण उनका गलनांक क्या हो जाता है, वो ऊंचा हो जाता है। और यह संभव है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में दरारें अधिक पड़ जाने से भीतरी चट्टानों पर दबाव में कमी आ जाती है, जिससे उनका गलनांक कम हो जाता है। ये जैसे अभी आपको मैंने डिवीजन हो रहा है। ठीक है। तो यानी ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में कोई निश्चित ठोस प्रमाण अपने को नहीं निकाल पाता है, क्योंकि कुछ जो है वो ठोस अवस्था में कह रहे, तो कुछ द्रव अवस्था में बता रहे हैं। तो अब दूसरा जो है वो है प्राकृतिक स्रोतों में, जैसे भूकंप तरंगों पर आधारित प्रमाण। अब भूकंप तरंगों पर आधारित जो प्रमाण है, तो ये भी नवीनतम वर्तमान में जो इसी को मान्यता ज़्यादा मिली हुई है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर समुचित प्रकाश डाला गया है, और भूकंप आने से पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, जिससे भूकंपी लहरें उठती हैं। इन लहरों का अध्ययन भूकंप लेखी अथवा सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। यानी भूकंपी लहरों का जो अध्ययन किया जाता है वो किससे किया जाता है, भूकंप लेखी अध्ययन। और तरंगों का जो नापने का जो है वो सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। जिस स्थान पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको प्रारंभ होता है, जिसको अपन उत्पत्ति केंद्र कह सकते हैं, अथवा भूकंप मूल या सिस्मिक फोकस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी के नीचे पर्याप्त गहराई पर होता है, जो भूतल के नीचे। और भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर जो केंद्र होता है उसको अपन एपिसेंटर कहते हैं, आदि केंद्र भी कहते हैं। यानी फोकस के जो ठीक धरातल पर जो लंबवत जो ऊंचाई पर जो स्थान होता है धरातल पर, उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर या अधि केंद्र कहते हैं। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो है ये भूकंप मूल है, इसके ठीक ऊपर धरातल पर जो ये है वो अधि केंद्र या भूकंप अधि केंद्र भी किसको अपन कह सकते हैं, इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। तो यानी यहाँ से जो भूकंपी जो तरंग है वो चारों ओर वृत्ताकार रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचती हैं तरंगे, ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर। अब जो है इसमें जो भूकंपीय जो तरंग है वो मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो जो है पहली जो तरंग है इसमें, जैसे ये इसको डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है, यानी ये आपका आगे भी अपन अध्ययन करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी में। ठीक है। तो ये अपने को अच्छे से ये जो पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे जो हैं इसके बारे में अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। यानी पहली जो तरंग है भूकंपीय उत्पन्न के समय जो सबसे पहले जो उत्पन्न होती है उसको अपन पी तरंगे कहते हैं, यानी इसे प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। यह ध्वनि तरंग के समान होती है, यानी इसका जो जीके का भी प्रश्न है, ध्यान रखना अपने को, ध्वनि तरंग के समान होती है प्राइमरी वेव्स। ठीक है। जिसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इनमें संचरण जो होता है कणों का वो दोलन यानी एक सीध में होता है। इनकी गति 8 से 14 किमी प्रति सेकंड होती है। यह सबसे अधिक गतिमान तरंग है, यानी सबसे अधिक यानी तीव्र गति की जो तरंग है, ठोस तरल और गैस तीनों ही माध्यमों से ये गुजर सकती है। यानी पी जो तरंग है वो क्या है, ठोस तरल और गैस तीनों ही अवस्था से ये गुजर सकती हैं।
एस तरंग है। एस तरंग जो है इसी से अपने को जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में ये नहीं गुजरती है द्रव अवस्था से। इसे द्वितीयक तरंग अथवा गौण तरंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक या गौण तरंग भी कहते हैं इस तरंग को, या सेकेंडरी वेव्स तरंग या द्वितीयक तरंग या गौण तरंग भी कहते हैं। इन तरंगों की संरचना संचरण दिशा कणों के दोलन की दिशा के एक दूसरे के समकोण पर होती हैं। ये तरंगे प्रकाश तरंग के समान, यानी इसकी जो कणों की जो गति है वो प्रकाश तरंग के समान होती हैं। इसकी गति 4 किमी प्रति सेकंड होती हैं, यानी ये जो गति है वो कितनी होती है? 4 किमी प्रति सेकंड, जबकि प्राइमरी की 8 से 14 किमी प्रति सेकंड होती है इनकी गति प्राइमरी की, और जबकि सेकेंडरी की बहुत यानी लगभग आधे से भी कम हो रही है। ठीक है। इस तरंग यानी तो यह जो है इसकी जो गति है वो 4 किमी प्रति सेकंड होती हैं, और प्राय यह द्रव अवस्था में लुप्त हो जाती है। ये अपने को विशेषकर ध्यान रखना है, यानी एस जो तरंग है वो द्रव अवस्था में लुप्त हो जाती है। इस तरंग एक के बाद में एल तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, जिसको अपन सरफेस या लॉन्ग वेव्स भी कह सकते हैं, यानी एल वेव्स शॉर्ट में गए तो धरातल अथवा लंबी तरंगे यानी सरफेस और लॉन्ग वेव्स भी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं, और इसकी जो गति होती है वो सबसे धीमी होती है। ठीक है। इनकी गति 3 किमी प्रति सेकंड होती है। आंतरिक भागों में ही यह प्रवेश नहीं कर पाती हैं, यानी पृथ्वी आंतरिक भागों में ये प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए इन्हें अपेक्षाकृत लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग के अलग अलग ये जो है आप इसमें देख सकते हो। ठीक है। कणों के जो संचलन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसमें आप देख सकते हो आगे पीछे ये। ठीक है। एल तरंग, उसके बाद में एस तरंग ऊपर समकोण पे। ठीक है। एल तरंग का जो है वो जिग्सा के रूप में होता है। जिस समय भूकंप उत्पन्न होता है उस समय उपरोक्त तीनों प्रकार की तरंगों की गति भिन्न भिन्न होने के कारण सीस्मोग्राफ द्वारा विभिन्न समय पर अंकित की जाती है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और एल जो लॉन्ग वेव्स जो है इनकी गति कम ज़्यादा होने के कारण क्या है वो अलग अलग समय पर सीस्मोग्राफ द्वारा यहाँ अंकित की जाती हैं। प्रारंभ में हल्के तथा कमजोर कंपन आते हैं, जिसे प्राथमिक तरंगे या पी वेव्स कहते हैं। कुछ समय के स्थिर रहने के बाद पुनः कंपन प्रारंभ होता है, जिसे द्वितीयक तरंग या एस वेव्स कहते हैं। इसके बाद अंत में लंबी अवधि के लिए मुख्य कंपन आते हैं, धरातल पर यह सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, यानी एल वेव्स जो हैं वो धरातल पर सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, जिसको अपन विनाशक तरंग भी कह सकते हैं। भूकंप विज्ञान तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, यानी भूकंपी तरंगों की गति तरफ भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा संगठन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गोलिंसन के अनुसार भूकंप वे दीपक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। भूकंपी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, जो ठोस पदार्थ में तीव्र गति से चलती हैं, जबकि तरल पदार्थों में इनकी गति धीमी हो जाती हैं। कुछ भूकंपी तरंगें तरल अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यानी वो कौन सी होती है? एस वेव्स। एक अध्ययन से पता चला कि एक समान प्रकृति वाली ठोस चट्टानों में भूकंपी तरंगें सीधी चलती हैं, जबकि चट्टानों के ठोस अवस्था में घनत्व की भिन्नता आ जाती हैं, तब यह तरंगें सीधी रेखा में न चल करके तिरछी हो जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें विभिन्न प्रकृति एवं घनत्व वाली हैं, जिनके प्रमाण इससे प्रवाहित होने वाली भूकंपीय तरंगों की दिशा या गति द्वारा मिलती हैं। पृथ्वी के अंदर घनत्व में भिन्नता के कारण ही तरंगें तिरछी चलती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व क्या होता है, पहले भी आपको बताया, यानी क्रमशः बढ़ता जाता है। जहाँ कहीं भी दो भिन्न घनत्व की परत मिलती है वहाँ इन तरंगों में अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और परिवर्तन हो जाता है, जिसे मोहरो विशेष या लेहमैन आदि जो है अपन आगे अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है। चित्र 6.5 के अध्ययन से अपने को पता चलता है कि भूकंप केंद्र के निकट पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगें पहुँचती हैं। इसके बाद में अपन देखें तो ये जो है अगला जो इसमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले जो है एस तरंग ही आगे बढ़ती हैं, और पी तरंग जो हैं वो
1909 में ओल्डहम ने बताया कि भूकंप केंद्र से 102 किमी की दूरी पर 102 डिग्री की दूरी पर इस तरंगे लुप्त हो जाती है, यानी किसने, ओल्डहम, ठीक है। और पी तरंगे भी काफ़ी दुर्लभ हो जाती हैं। रूसी वैज्ञानिकों का मत है कि भूकंप केंद्र से 103 डिग्री से 143 डिग्री तक कोई भी भूकंपी तरंगे, यानी जिसको अपन शेडो एरिया भी कह सकते हैं इंग्लिश में, सिस्मिक शेडो जोन कहलाता है। इस कारण 2900 किमी की गहराई पर पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती हैं और इस तरंगे आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अतः भूकंपी जो छाया क्षेत्र की उपस्थिति से हमें इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी का क्रोड़ द्रव्य अवस्था में होना चाहिए। पृथ्वी का जो क्रोड़ है वो क्या है, द्रव्य अवस्था में होना चाहिए। अब जो कुछ विद्वान अलग अलग थोड़ी और पी और एस को भी और थोड़ा अलग और विभाजन करते हैं, इसका पी जी और एस जी तरंग और पी स्टार और एस स्टार तरंग। तो 1909 में क्रोएशिया में स्थित उल्पा घाटी में आए भूकंप से 2 अन्य भूकंपी तरंगों की खोज की गई, यानी जो 3 जो मुख्य हैं, उसके बाद में 2 और मुख्य अन्य भूकंपी तरंगों की खोज की गई। भूकंप बाह्य केंद्र से 1000 किमी की दूरी पर पी तथा एस तरंगों से मिलती जुलती पी जी और एस जी तरंगे देखी गई। यह तरंगे पी और एस तरंगों से धीरे चलती हैं, यानी इनकी गति कुछ पी और एस से धीमी होती है, लेकिन यह भूकंप मूल से पहले ही चलती हैं और भूकंप केंद्र के निकट देखी जाती हैं। यद्यपि पी और एस तरंगे पी जी और एस जी तरंगों से पहले सतह पर पहुंच जाती हैं और यह तरंगे भूकंप केंद्र पर तो प्रभाव डालती हैं, लेकिन केंद्र से दूर जाने पर पी और एस तरंगे शेष रह जाती हैं। और पी स्टार और एस स्टार ये भी है जो कुछ तरंगे कुछ विद्वानों ने बताया है। तरंगों की खोज 1923 में कॉनरेड ने टार्न क्षेत्र के भूकंप अध्ययन के समान की गई। इन तरंगों की गति पी और एस तथा पी जी और एस जी तरंगों के मध्य की थी, इनकी गति जो है। और पी स्टार और एस स्टार तरंगे पी जी और एस जी स्टारों की जो पी जी एस जी तरंगों की अपेक्षा अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं, लेकिन पी तथा एस तरंगों की अपेक्षा कम गहराई में ही प्रवेश कर पाती हैं। अतः इन तरंगों से भूगर्भ की एक अन्य तरंग का आभास होता है, जिसे मध्यवर्ती परत भी कहते हैं। तो ये जो है अपने को पी स्टार, पी जी, एस स्टार और एस जी, ये जो अन्य जो कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की तरंगों के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो आज अपन ने अध्ययन किया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो मुख्य रूप से जो स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो पहला जो था अपन ने वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो स्रोत है प्राकृतिक साधनों के आधार पे, ठीक है। प्राकृतिक साधनों के आधार पर संरचना किस प्रकार की, जिसमें घनत्व, प्रेशर और टेम्परेचर थे। और दूसरा जो था अपना पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में जो अपन ने देखा है, तो यानी उसमें जो है अपने को कौन कौन से जो बताए हैं, तो उन विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है। तो किसी ने ठोस बताया तो किसी ने इसको द्रव अवस्था में बताया तो किसने इसको गैसीय अवस्था में बताया है। अलग अलग जो ग्रहणों परिकल्पना, ज्वारी टेडल टाइडल जो परिकल्पना है। उसके बाद प्राकृतिक जो साधन है, उन साधनों में भूकंप और ज्वालामुखी जो तरंगे, भूकंपी तरंगे और ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर जो है पृथ्वी की संरचना कैसी है, ये अपन अध्ययन किया है। तो ये बहुत ही आज धन्यवाद। इसको अपन को PDF जो है भेज दिया गया है, इसको अपने को अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लेना है और इसका समय समय पर अध्ययन करते रहना है। धन्यवाद।